हम अकाउंटेबिलिटी की फीचर्स, उसके डायमेंशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है एंड करप्शन, ये सब कुछ कर चुके थे। सो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है उसके ऊपर तो आप पूछ सकते हैं, फिर ताकि फिर हम उसकी बाद लास्ट उस चीज की तरफ चलें कि अगर करप्शन की इराडिकेशन करनी है पाकिस्तान के अंदर से तो वो पॉलिसी किस तरह की होगी। ओके, ठीक हो गया। करप्शन हमने कर लिया था, हम एंटी करप्शन की स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे थे। एक सेकेंड, लेट मी शेयर स्लाइड्स विद यू। ओके, नाउ हम गुड गवर्नेंस को इतना ज्यादा हमने हॉलिस्टिकली देखा, फिर हमने अकाउंटेबिलिटी को इतना हॉलिस्टिकली देखा, तो हमें उससे ये बात जरूर पता चल जाती है कि करप्शन को एलिमिनेट करना, ना करप्शन किसी एक शोबे के अंदर है और ना करप्शन को एलिमिनेट करना किसी एक इंस्टीट्यूशन के बस की बात है। तो जब हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी के पिलर्स की बात करते हैं या हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो वी नीड टू हैव अ वेरी होलिस्टिक नेशनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेटेजी। जैसे एक मुल्क के सुतून होते हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी स्टेट के जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपकी जुडिशरी होती है, आपकी एग्जीक्यूटिव होते हैं, आपके लेजिस्लेचर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रैटेजी के भी पिलर्स होते हैं, यानी कि एवरीबॉडी इन द सोसाइटी हैज टू कम फॉरवर्ड, हैज टू वर्क टुगेदर टू एक्चुअली एलिमिनेट दिस मेनेस ऑफ करप्शन फ्रॉम द सोसाइटी। तो जो बड़े बड़े, ऑफ कोर्स इसमें सब कुछ आ जाता है, कौन कौन से वो पिलर्स है। देखिए, एक तो है स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर लेजिस्लेचर आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशरी आता है। ऑफ कोर्स इनके बगैर तो काम नहीं चल सकता, बिकॉज लेजिस्लेचर्स आर दोस्त जिन्होंने स्ट्रैटेजी या पॉलिसी या रूल्स या रेगुलेशंस बनाने, एग्जीक्यूटिव्स वो हैं जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और जुडिशरी वो है जिन्होंने इसको एडजुडिकेट करना है, देखना है कि ये आइन से मुनखरिफ तो नहीं है, इस तरह की चीज देखनी है। लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। हमारे जो बाकी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है, वो भी पिलर्स कहलाए जाते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी के। फॉर एग्जाम्पल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, अब देखिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आती है, आपकी FIA आ जाती है, ये सारी जो है आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, इनका भी बहुत बड़ा किरदार है। इलेक्शन कमीशन, कोई मुझे बता सकता है इलेक्शन कमीशन का अकाउंटेबिलिटी से क्या लेना देना, लाइक हाउ इज इट रेलिवेंट? नहीं, नॉमिनेशन पेपर्स वेरी गुड, एलिजिबिलिटी चेक वेरी गुड, वो भी अकाउंटेबिलिटी होती है। अब आपने अपने जहन में ये बात याद रखनी है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ पैसा खाना या पैसा ना खाना नहीं होता। देखिए, आपकी पॉलिटिकली आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा अहम किरदार होता है कि वो आपकी पार्टी के ऊपर नजर रखती है, वो इस चीज के ऊपर नजर रखती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, वो भी तो अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा है, ठीक है, तो उन्होंने भी उसमें अपना किरदार निभाना है। वो इस चीज में अपना कंट्रीब्यूशन देती है कि जो बंदा जिसने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए हैं क्या वो एलिजिबल भी है लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये सारी चीजें जानना इलेक्शन कमीशन का काम है, तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। देन ओम्बुड्समैन, ठीक है, जिसको मोहतसिब इदारे कहते हैं, वफाकी मोहतसिब इदारा भी है हमारा ये इस्लामाबाद के अंदर भी। इस तरह के इदारों का मकसद यूजली सिविल सर्वेंट्स के ऊपर नजर रखना, सिविल सर्वेंट्स के एटीट्यूड, बिहेवियर, उनके प्रोफेशनल बिहेवियर, उनके नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर के ऊपर नजर रखना है और उसके मुताबिक कार्रवाई करना है कि अगर फॉर एग्जांपल लोगों को सिविल सर्विसेज से, सिविल सर्वेंट से शिकायत हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, वो उनके पास जो आप कह लें कि ट्रिब्यूनल जो होता है सर्विस, एक उनको अपनी शिकायत करने का, वो ओम्बुड्समैन होता है। देन देयर आर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, can you tell me any supreme audit institutions कौन कौन से, and what do I mean, what do we mean by the supreme audit institutions?
लिंक करना अगर चीजों को सीखे, सोचिए जरा, व्हाट डू यू मीन बाय सुप्रीम ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस? Very good. Public Accounts Committee is a supreme modern institution. Accountant Journal of Pakistan, very good. It's an आप कह लीजिए कि ये भी एक है। और उसके अलावा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, इसके अलावा हर इदारे का अपना भी एक ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है, वो भी एक बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स तो होते ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगेन आई थिंक ठीक है, नैब को भी आप एक ऑडिट इंस्टीट्यूशन बिल्कुल कह सकते हैं, एफबीआर भी है। मृदा, ये तो सर्विस का नाम है ना। बट यस, आप लिंक ठीक बना रही हैं, ऐसे ही है। देन देयर आर एंटी करप्शन एजेंसीज। एंटी करप्शन एजेंसीज जैसे कि आपको पता है कि अभी आपके सामने है नैब है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नैब ही बस वही सब कुछ है, एंटी करप्शन की एक एक एजेंसी है। पुलिस भी एक एंटी करप्शन की स्ट्रैटेजी एक एजेंसी है, एफआईए भी एक एंटी करप्शन की एक एजेंसी है। करप्शन की एक तरह की नहीं होती, ठीक हो गया। इसी तरह एंटी नारकोटिक्स में एंटी करप्शन की एजेंसीज हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन भी है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की होती है, कुछ पॉलिसी मेकिंग की होती है, कुछ दोनों की होती है, ठीक है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर है ओवरऑल, उसका एक बहुत बड़ा अहम किरदार है, क्योंकि देखें आपको कोई भी पब्लिक सेक्टर है, जैसे पीआईए है, ओजीडीसीएल है, ठीक है, स्टील मिल्स है, वो जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है, उसके अंदर जितनी भी हायरार्कीज हैं और जितने भी उसके अंदर लोग काम करते हैं, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, अगर वो घाटे में जा रही है, अगर वो खसारे में जा रही है, अगर वो प्रॉफिट नहीं बना रही, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द way things are being done inside it. So of course every sector, whether public or private, has a huge role to play in eradication of accountability. Now of course, coming towards the private sector, the non-government institutions, इसमें media has to play a very extremely important role, and the foremost role that media can play are, like for example, दो किस्म के roles play कर सकता है बहुत ज्यादा। एक तो लोगों के बीच एक awareness पैदा करना, and when I say media, I don't just mean print media, it means electronic media, print media, and of course the social media, जिसका काम है लोगों को अवेयर करना और फिर लोगों के सामने सच लेके आना, ठीक हो गया, ताकि लोगों को पता चल सके, क्योंकि that's a communication channel that we have, media, that's like a bridge that we have which connects us with our public servants or with our representatives, the politicians. Civil society, by civil society I mean हमारे माशरे के अंदर जो आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, आपके एनजीओज होती हैं, आईएनजीओज होती हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। देन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी इटसेल्फ एक इदारे का नाम होता है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेडिशन डेवलप नहीं हो सका, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी डेवलप्ड जी ऑपोजिशन को समझिए, एक्सीलेंट, वेरी गुड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, बट वो फिर नॉन गवर्नमेंट में नहीं, वो फिर आप कह लें सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही आएगा। बट आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। what was I saying? क्या बोल रहा था मैं? हाँ, पॉलिटिकल पार्टी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑन इट्स ओन। हमारे इस माशरे के अंदर इसको इतना डेवलप नहीं किया जा सके, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कल्ट या पर्सनालिटी के गिर्द या फैमिली के गिर्द घूमती है, अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन द फैक्ट सिंस 1947। लेकिन अगर आप किसी डेवलप्ड डेमोक्रेसी के अंदर देखें तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी एनीबॉडी कैन गेट इन, सही है, एनीवन यू कैन गेट अ फिल अ फॉर्म, जैसे हम कहते हैं कि मैंने फॉर्म फिल करना है, मैंने यहाँ पे इस इदारे फलां स्कूल में जाना है, फलां जॉब मैंने करनी है, यू फिल अ फॉर्म, यू अप्लाई फॉर इट, आपका इंटरव्यू होता है, यू गेट इट, ठीक है, आपको पोजीशन मिलती है, देन यू वर्क, योर रैंक्स गो हायर एंड हायर एंड हायर। तो पॉलिटिकल पार्टीज जब अपना एहतसाब खुद करें, जब वो लोग खुद एक किसी से स्ट्रांग हो, क्योंकि देखें ना, हमारे मुल्क के अंदर तो इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस होते हैं, ऑल ऑफ अस हैव सीन इट, इजंट इट अ जोक? Like, of course, if the leader of the party is standing, then nobody stands, and everybody is going to vote for it. So it's a एक शाम से किस्म की चीज है, लोगों को बहुत कंट्रोल है, तो एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ भी आपको मैंने साथ बता दी। देन बिजनेसेस, ऑफ कोर्स, कि बिजनेस प्रैक्टिसेस किस तरह की है उनके अंदर।
तो हैव यू अंडरस्टूड द आइडिया कि अगर आपको आपको सवाल आता है एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी का, तो आप उसको देखिए कितना एक्सटेंट में इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, यहां तक किसी को कोई मसला। चल 57 का एक्ट था, 1950 1958 का एक्ट था, मैं उनकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा। दो वजूहत हैं, एक तो वो पुराने हैं और वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, दूसरी वजह इसकी ये है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए थे। यू आर वेलकम टू लुक इनटू इट ऑन योर ओन, जस्ट फॉर योर नॉलेज, बट पाकिस्तान के अगर आप देखेंगे कि 1950 1958 के अंदर खास तौर पे जो एक्ट लाए गए, वो एक्ट जो लेके आया उसका मकसद होता था कि वो अपने ऑपोजिशन को किसी तरीके से नाहल कराने के लिए उसको इस्तेमाल कर सके या उसको किसी तरीके से मिसयूज कर सके, अपनी पावर को कंसोलिडेट कर सके। 1999 के अंदर जब आप कह लें कि मिलिट्री रूल का दौर था, तो जहां पे नैब बनाएगी वहां पे नैब के लिए एक ऑर्डिनेंस भी पास किया गया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। ठीक है, और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी भी बनाई गई, जिसका भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो नैब को इस्टेब्लिश किया गया उस ऑर्डिनेंस के थ्रू। ठीक है, नैब के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि नैब करती क्या है और कैसे काम करती है, इसको हमने थोड़ा सा हमें देखना है कि नैब डिफेंस बन जाते थे। तो ये करप्शन जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है, डिफेंस सेक्टर के अंदर है, स्टेट सेक्टर के अंदर है, इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ठीक है, इफ द प्राइवेट सेक्टर करते हैं बात, वैसा हमने भी उसके ऊपर बात करनी है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर मैस स्केल की करप्शन है, जिसकी वजह से आप देखें ना, हमने लास्ट टाइम आई थिंक बात की थी कि जस्ट बिकॉज योर प्राइवेट सेक्टर, इट डजंट मीन दैट यू आर exonerated फ्रॉम द your answerability or your accountability towards the people, because if your money, if your behavior is hurting large the interest of the people, so it means you're answerable to the people. ठीक है, तो ये एक इंतहाई मजबूत इदारा बना दिया। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान में इस टाइम किसी भी एजेंसी के पास, किसी भी इदारे के पास इस तरह की पावर नहीं है। नॉट, दे हैव टू मच ऑफ पावर। इतना ज्यादा कंट्रोल किसी को नहीं दिया था। तो ये काम कैसे करती है, इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप में से भी किसी ने पूछा था इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में फर्क क्या होता है, एक ब्रीफ सा मैं आपको छोटी छोटी डायग्राम से समझा देता हूँ नैब काम कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले तो नैब की तरफ कंप्लेन जाती है। वो कंप्लेन कौन करता है? वो कंप्लेन न्यूज में ब्रेक होती है, वो कंप्लेन में कोई 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 विसल ब्लो कर देता है, कोई कोई फोन करके बता देता है, कोई किसी तरह पहुंच जाती है, बस कंप्लेन एक दफा पहुंच गई नैब में। ठीक है, अब नैब पहला काम क्या करेगी? नैब सबसे पहले उस कंप्लेन को वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करते हुए क्या देखा जाता है? वेरीफाई करते हुए ये देखा जाता है, प्रीलिमिनरी उसकी चेकिंग देखते हुए कि भाई जो बंदा जिसके बारे में शिकायत की गई है वो बंदा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। ठीक है, और फिर देखा जाता है कि ये जो क्राइम है हुआ है या नहीं हुआ, और जब ये अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो ये क्राइम हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर ये देखा जाता है कि क्या ये क्राइम नेशनल अकाउंटेबिलिटी के ऑर्डिनेंस के अंडर आता है या नहीं। क्योंकि नॉट एवरी क्राइम कैन बी ट्राइड बाय नैब। ऑफ कोर्स किसी का मर्डर हो गया तो वो तो नैब नहीं कर सकती, पहली चीज। दूसरा, अगर कोई मनी ग्राफ्ट का कोई केस है तो वो भी जरूरी नहीं है कि सबका सब नैब कर सके। नैब भी एक लिमिट से ऊपर के केस कर सकती है, पैसों से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड। उससे नीचे के केस हो तो वो नैब नहीं करेगा। ठीक हो गया, तो ये पहला स्टेप होता है। अच्छा, जब ये इस्टेब्लिश हो जाए कि कंप्लेन ठीक है भाई, फिर अगला स्टेप होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ कंप्लेन इनटू इंक्वायरी आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल या चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी है। इंक्वायरी के फेज के अंदर हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं एंड वी कन्फ्रंट द एक्यूज्ड। ठीक है, एक्यूज को कन्फ्रंट करने का मकसद ये मतलब ये है कि उसको बुला के उससे पूछताछ की जा सकती है। ठीक है, उसको गिरफ्तार
नहीं किया जा सकता इंक्वायरी पे। उससे इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं और उसको वो करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, एंड देन जब वो खत्म हो जाती है तो हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स के सामने, डीजी के सामने, चेयरमैन के सामने अपनी रिपोर्ट इंक्वायरी की रख देते हैं कि भाई ये हमारा इंक्वायरी कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब इंक्वायरी क्या इन्वेस्टिगेशन में चेंज होगी या नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? ऑथराइजेशन बाय द चेयरमैन, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो इजलास होगा, वो डिसाइड करेंगे क्या इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होगी या नहीं होगी। तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में आपने पहले इंक्वायरी के फेज में जो किए थे एविडेंसेस कलेक्ट किए थे, उसको आप यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आपने अपने एविडेंस की ट्रेल बनानी होती है, अपने एविडेंस को आपने प्रोसिक्यूटेबल बनाना होता है। आप में से अगर कोई लॉयर है तो उनको खैर हम सब में से सबसे बेहतर ये पता होगा कि हमें लगता है ना कि ये फलां हर चीज जो है कोर्ट में पेश की जा सकती है, या उस तरह नहीं होता है। एवरी एविडेंस हैज टू बी प्रोसिक्यूटेबल, इट शुड बी प्रेजेंटेबल इन द कोर्ट, देयर इज अ वे दैट टू प्रेजेंट एन एविडेंस। तो कलेक्शन ऑफ प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के फेज के दौरान की जाती है, और इन्वेस्टिगेशन के फेज के दौरान अरेस्ट भी किया जा सकता है, इंक्वायरी के फेज के दौरान नहीं किया जा सकता। और जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर अगेन आप किसके सामने रख देते हैं? उसको दोबारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स के सामने रख देते हैं। ठीक हो गया। अब कंप्लेन भी वेरीफाई होगी, इंक्वायरी भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अब क्या करेगा? अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर क्या करेंगे बताइए? क्या सुना हुआ आपने? सुनते देखते रहते तो होंगे। अरेस्ट तो हो गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही। देखिए उसके बाद, अच्छा अब आप एक चीज समझ लीजिए कि नैब सजा नहीं सुना सकता, ठीक है? फिर क्या होता है कि उसके बाद उसके खिलाफ रेफरेंस तैयार होता था ना, कि नैब ने रेफरेंस भेज दिया, ठीक है? तो नैब के जो चेयरमैन साहब है वो रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस लिखने का मतलब यह है कि वो केस रेफर करते हैं। किसको केस रेफर करते हैं? वो कोर्ट के अंदर, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर केस को भेजा जाता है, यानी कि प्रोसिक्यूशन का अमल स्टार्ट हो जाता है। तो नैब एक्ट एज अ प्रोसिक्यूटर। नैब ने जितनी भी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल इकट्ठी की होती है, वो जो है अपने प्रोसिक्यूटर के थ्रू वो वहां पे प्रेजेंट करता है, ठीक है? तो प्रोसिक्यूशन के अमल के तीन चार जो आप कह लें कि वो निकल सकते हैं, आउटकम्स निकल सकते हैं। कन्विक्शन हो सकती है कि आपने एक अच्छा केस बनाया, केस आपने पेश किया और उसको सजा होगी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने केस अच्छा नहीं बनाया, या आपने गलत केस बनाया, या आपने झूठा केस बनाया, या आप सही तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर सके, वो बंदा छूट गया। तीसरा ये हो सकता है कि केस के दौरान ही आप केस वापस ले लें, नैब वाले केस वापस ले लें, विड्रॉ कर लें। चौथा ये है कि नैब और उस बंदे के बीच में डील हो जाए। अच्छा, पहले तीन तो बड़े सीधे सीधे से आते हैं कि आपको प्रीटी श्योर समझ आ गए होंगे। प्ली बार्गेन आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये एक सॉर्ट ऑफ एक चीज एलिमेंट है हमारे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात भी उठाए जाते हैं, राइटली सो। ये एक लूप होल है। प्ली बार्गेन ये कहता है कि भाई लेट्स से एक बंदे ने 40 करोड़ रुपए की करप्शन की है, ठीक है? देखिए, स्टेट उससे 40 करोड़ रुपए सिर्फ तभी रिकवर कर सकता है जब स्टेट ये जस्टिफाई कर सके कि इसने 40 करोड़ रुपए की करप्शन की है, यानी कि इस चीज के सबूत हो स्टेट के पास। लेकिन अगर वो नहीं कर सके तो फिर क्या होता? होता ये है कि फिर जितनी चीज को जस्टिफाई, उस पैसों के ऊपर फिर डील होती है। यानी कि एक बंदा के एक अच्छा फॉर एग्जाम्पल डील हो जाए उस बंदे की और स्टेट के बीच में कि मैं आपको 5 करोड़ रुपया दे देता हूँ एज अ प्ली बार्गेन, और मेरे ऊपर से ये केस को खत्म कर दिया जाए। तो नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर इसको इसलिए डाला गया कि कुछ तो स्टेट के हाथ में आए।
ऐसा ना हो कि हमारे हाथ में कुछ भी ना है, तो प्ली बार्गेन जो है ये इस्तेमाल की जाती है उस केस के अंदर कि जब एटलीस्ट कुछ ना कुछ निकाला जा सके उस बंदे से जिसने करप्शन की होती है। लेकिन अगेन इसका मिसयूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है इसका मिसयूज है। नहीं, बट आप सही कह रहे हैं वसीम, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू आप कह लें स्पीक अगेंस्ट दिस। मैं कह रहा हूं इसका इस्तेमाल गलत है, क्योंकि जब आपके जहन में प्ली बार्गेन है तो डोंट यू थिंक यू डोंट इवन ट्राई एनी मोर देन, हम ट्राई नहीं करते फिर उसको वो करने की, हम हमारा फिर पहले ही प्ली बार्गेन की तरफ ही जाते हैं। और वो जो कॉन्वेक्ट है उसको भी पता होता है कि प्ली बार्गेन हो जाएगी। तो एक बंदा है अगर उसने 40-50 करोड़ रुपए की करप्शन की है, उसको क्या है वो 5-7 करोड़ रुपए दे के जब फिर केस ही हट जाएगा, यानी कि वो पैसे साफ हो जाएंगे, तो उसके लिए तो बहुत बारे में प्ली बार्गेन। ठीक है, ये आज से 5-6 साल पहले एक केस हुआ था। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे बलोचिस्तान के, ठीक है, समथिंग रईसानी उनका नाम था। आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। ठीक है, नाब ने कैसे वो उनके पास कितने पैसे थे, मुश्ताक रईसानी, यस। जरा जरूर देखिएगा कि एक वो केस क्या था और उसके एंड में क्या क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा। No, the accountability courts. What do you mean under the jurisdiction? Jurisdiction as in, are they bound to listen to the NAB? Is this what you're asking me, Fazan? Yes, NAB courts, accountability courts are independent courts. मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या वो नैब के खिलाफ फैसला दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल दे सकते हैं, देते भी हैं। तो फिर जो है उसके बाद जो है अपील हो सकती है, दोबारा रिट दायर हो सकती है। तो हैव यू गाइस अंडरस्टूड हाउ नैब वर्क्स इन द कंट्री नाउ? आपको ये सब कुछ बताना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल एक हवा चल रही है कि इसको रिफॉर्म ही हमने करना है। तो जब आपको ये पता है तो आप इसको रिफॉर्म करने के बेहतर आप वो बता भी सकते हैं। देखिए, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है बड़ी स्पेसिफिक किस्म की कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, और ये स्पेसिफिक किस्म के केसेस होती हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हैं। अच्छा, तो इस सब को पढ़ने के बाद वी कैन कम अप विद सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी, यानी कि हमने बात की पहले कि कौन कौन इन्वॉल्व होगा हमारे नेशनल अकाउंटेबिलिटी की जो पूरी पूरी तंजीम है, और फिर हमने नाप के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लिया। तो अब मजीद उसी की तरफ चलते हैं कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रैटेजी जिसकी हम बात कर रहे थे कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रैटेजी जिसके अंदर हमारे स्टेट के इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व है, और इसके अंदर हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व है। तो इन तीनों ये इन्वॉल्व तो हैं, इन्होंने करना क्या चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी दैट दे शुड फॉलो? तो दे शुड फॉलो द स्ट्रैटेजी व्हिच इज बेस्ड ऑन थ्री फीचर्स। आपकी एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी के अंदर अगर ये तीन चीजें नहीं है, या इन तीनों में से अगर एक चीज नहीं है, तो आपकी एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी नहीं चल सकती। अब आपको बताऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्यों है करप्शन पे। तो पहला जो फीचर होता है किसी भी अच्छी एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी का, वो होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि आप किसी बुराई को होने से पहले रोकें। तो अगर आपने करप्शन को रोकना है उसको अकरंस से पहले, तो आप कैसे रोक सकते हैं, बताएंगे? असवा ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के अंदर लिखे हुए हैं, ये तब आया था जब नैब बनाई गई थी, सब उसके अंदर लिखा हुआ है। बस इनके वो उसने फंक्शन डिफाइन किए थे। अच्छा, हाउ कैन वी प्रिवेंट?
ओके, देखें वो कैसे की जा सकती है कि बेहतर, सबसे पहले हमारी इफेक्टिव पॉलिसीज हो, वेरी गुड। सबसे पहले हमने अपने सिस्टम के अंदर, अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, अपनी लेजिस्लेशन के अंदर रिफॉर्म्स लेके आनी, यानी कि हमने अच्छी पॉलिसीज लेके आनी। जब तक हम अच्छी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, सारी बात है, फिर उनकी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। तो सबसे पहले अच्छी पॉलिसीज बनाना, उसके बाद यस उसकी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक हो गया। फिर लोगों की अवेयरनेस, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन के थ्रू। अनफॉर्चुनेटली हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर, जो स्कूल के अंदर होता है खास तौर पे, उसके अंदर मुझे एक चीज की तो बहुत ज्यादा कमी लगती है। द एजुकेशन दैट वी हैव अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बहुत कम है, ठीक है। फिर उसके अलावा इस तरह की जो मेनेस होते हैं सोसाइटी के अंदर करप्शन से रिलेटेड, वो नहीं पाए जाते, तो वो होना बहुत जरूरी है। और लोगों की, अब देखें, बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड स्ट्रांग सिविल सोसाइटी, ये बड़ी क्लीशेड सी बात है जो हम सुनते रहते हैं, लेकिन अब यू बीइंग ए जीपीपी स्टूडेंट, क्या मुझे को बता सकता है कि व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन, बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड स्ट्रांग सिविल सोसाइटी, एंड हाउ इज इट गोइंग टू प्रिवेंट द करप्शन? ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, ओके। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जहरी बात है, पार्टिसिपेशन ही आती है। अच्छा, इसी तरह आपके जो अर्ली और इफेक्टिव रिमूवल ऑफ इंसेंटिव्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे निजाम के अंदर ना कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से लोग करप्शन करते हैं। क्यों? उसमें इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं है, तो उसको आपने रिमूव करना है। तो सबसे पहला काम हमने प्रिवेंटिव मेजर्स को लेना होता है। जब आप प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेते हो, तो उसके बाद अगली चीज क्या आती है? मॉनिटरिंग आती है। मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि अब आपने लॉज लगा दिए, अब आपने उसको अप्लाई भी करना है, अब आपने उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट भी करना है, आपने नजर भी रखनी है। नजर रखने वाले में कौन होते हैं? देखिए, नजर रखने वाले आपकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, आपकी जो एंटी ग्राफ्ट के इदारे होते हैं, आपका जो मीडिया होता है, आपके लोगों की अवेयरनेस जो होती है, ठीक है, ये सब का अहम किरदार होता है। तो रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मेजरिंग ऑफ द नेचर कॉजेज एंड एक्सटेंट ऑफ करप्शन, क्या अगर हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हो सकती है, क्यों हो सकती है, उसके लिए आपको वेरीफाइबल डेटा चाहिए। उसके लिए फिर, और उस डेटा का फिर एनालिसिस चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो एक मुआशरे के अंदर मॉनिटरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक ऑफ कोर्स डाटा अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस चीज को हम लिंक कर सकते हैं गुड गवर्नेंस के एक फीचर के साथ भी। किसके साथ कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी के साथ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, तीसरी चीज आती है फिर कॉम्बैटिंग। अब आप एक बात आप समझ जाइए, हमारे मुल्क के अंदर जो ज्यादा जोर है ना, वो ना प्रिवेंशन के ऊपर है, ना मॉनिटरिंग के ऊपर है, बल्कि हमारा सारे का सारा रोज किसके ऊपर है? कॉम्बैटिंग, उसके ऊपर, आप कह लें कि इन्फोर्समेंट के ऊपर। ये जो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आता है कॉम्बैटिंग। improving the legal and institutional arrangements for detection, investigation and prosecution of corruption। तो ये कॉम्बैटिंग का मतलब क्या है? कि फिर आपने अपने जो इदारे हैं जिनका काम है, जिसमें जुडिशरी आता है, जिसमें मीडिया आता है, जिसमें आपकी नैब आता है, जिसमें आपकी पुलिस आता है, जितने भी है, उनको बेहतर करना, उनकी डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, उनकी प्रोसिक्यूशन के अमल को बेहतर करना। जब तक इन तीन चीजों की इमालगमेशन नहीं होगी, करप्शन ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान में अब क्या होता है?
The emphasis on the combination of prevention, monitoring, and combating marks a departure from reliance only on the enforcement approach. पाकिस्तान में फोकस किया जाता है किस चीज के ऊपर? इन्फोर्समेंट अप्रोच के ऊपर। अब इन्फोर्समेंट अप्रोच क्या होती है कि एक क्राइम कमिट हो जाए, उसके बाद उसको पकड़ने की कोशिश की जाए। ये एक अच्छा निजाम नहीं होता है। एक अच्छा, अब आप ये कह दें कि जी नैब ने इस साल में 200 या 300 या 400 केसेस बना दिए, तो अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो इन अ वे दैट इज नॉट राइट। इसका मतलब है कि अगर केसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि करप्शन की अकरेंस बढ़ रही है। अब हमारे जहन में एक गलत परसेप्शन जाती है ना कि अगर केसेस कम हो गए जी काम नहीं कर रहे। भाई, आप अगर अच्छे प्रिवेंटिव और मॉनिटरिंग मेजर्स लगाओगे, क्या होगी करप्शन? नहीं होगी। तो जब होगी नहीं तो सारी बात है फिर उसकी कॉम्बैटिंग, वो नहीं होगी, उसकी प्रोसिक्यूशन भी नहीं होगी। मैंने आपको उस दिन भी मिसाल दी थी, हम कुछ मुल्कों की मिसाल देते हैं कि फला मुल्क में जेलें खाली होने लग गई हैं, फला में निजाम इतना अच्छा है कि लोग जो है वो इनकलकेट हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए नहीं हो रहे कि बहुत डंडा या बहुत जोर चल रहा है स्टेट का, वो जिसको होता है उठा के पकड़ के डाल देती है, फिर इतने जूते मारती है कि वो सही हो जाते हैं। नहीं, आपने क्राइम कमिट करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, फिर उन प्रिवेंटिव मेजर्स की मॉनिटरिंग की, और फिर भी अगर हुआ तो फिर आपने उसको कॉम्बैट किया। क्लियर है? इम्प्रूविंग द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर डिटेक्शन। नहीं फिजान, देखें, व्हेन आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलरली डिटेक्शन, तो आई प्योरली मीन द जॉब ऑफ दोज सिक्योरिटी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, लॉ एनफोर्समेंट इंस्टीट्यूशंस। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करते हैं तो मॉनिटरिंग इज मोर लाइक द जॉब ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट एंड द जॉब ऑफ द सिविल सोसाइटी एंड द जॉब ऑफ द मीडिया। वो मॉनिटरिंग है। अच्छा, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारी इसके एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी के अंदर होने चाहिए? पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल विल तो हमारी हर स्ट्रैटेजी के अंदर होनी चाहिए, हर किस्म की स्ट्रैटेजी के अंदर, यानी कि सियासी, आप कह लें कि एक विलिंगनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो कानून तो नहीं बन सकता। और जब तक सियासतदान नहीं चाहेंगे पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। जब तक सियासतदान नहीं चाहेंगे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो उनके चाहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बात की जाती है ना कि पाकिस्तान में आ, आ, जो बहुत ज्यादा बड़े टैक्स पेयर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? वो नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो जब तक खुद अपने ऊपर पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो जाहिर बात है नहीं बनेगी फिर उसके ऊपर। ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है किसी भी एंटी करप्शन स्ट्रेटेजी के अंदर। अकाउंटेबिलिटी का, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, यू गाइस नो दीज टर्म्स, यू कैन एक्सप्लेन इट ऑन योर ओन नाउ। मेरिटोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। डीरेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है। ना, व्हाट डू यू मीन बाय डीरेगुलेशन? डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि जो अननेसेसरी लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं ना, जो कि चीजों को मुश्किल बनाते हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी के बारे में ये चीज बहुत ज्यादा, आप कह लें कि की जाती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेटेड है हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा जो जुडिशियल निजाम है। हाँ जी बिल्कुल, जो अब अच्छी टर्म इस्तेमाल की, रेड टेपिज्म का टर्म जो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल यही है। फिर इसके अलावा रैशनलाइजेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स की जरूरत है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर का क्या मतलब है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स वो होती हैं जो कि पावर्स अनडिफाइंड होती हैं। आप अगर दुनिया के किसी भी इदारे के अंदर, दुनिया की किसी फील्ड के अंदर अगर किसी को डिस्क्रिशनरी पावर देंगे तो ऑफ कोर्स उसका मिसयूज होगा, चाहे वो डिस्क्रिशनरी पावर किसी चपड़ासी के पास हो या किसी प्राइम मिनिस्टर के पास हो। पावर ऑलवेज हैज टू बी डिफाइंड। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर पावर डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब है कि उस जो पावर एक्सरसाइज करने वाले का रोल डिफाइंड नहीं है। अगर उसका रोल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब है कि वो किसी को अकाउंटेबल नहीं है। समझ रहे हैं आप? अब फॉर एग्जाम्पल
एक बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर पुलिस के पास बड़ी अनरेगुलेटेड सी डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कुछ जगहों के ऊपर, तो उसका मिसयूज भी होता है। फिर इसके अलावा हमारे सिस्टम के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन और ऑटोमेशन होना चाहिए, एफिशिएंसी के ऊपर फोकस होना चाहिए और सर्विस डिलीवरी के ऊपर, प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंस के ऊपर फोकस होना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड फाइनली द चेंज मैनेजमेंट। अब मुझे पता है आप सारे ऊपर वाले खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। चेंज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर ये चीज इनकलकेट होनी चाहिए कि वी शुड बी रिफॉर्मेटिव इन आवर बिहेवियर, as in we should reform ourselves according to the needs of the society, according to the needs of the time. जब तक ये स्ट्रैटेजीज, जब तक ये फैक्टर्स नजर नहीं आएंगे जो हमने शुरू किए, प्रिवेंशन से, मॉनिटरिंग से, कॉम्बैटिंग से, और फिर इसके अलावा ये, तब तक नहीं हो सकते। क्लियर है? ये और हमारा यहाँ पे टॉपिक अकाउंटेबिलिटी का खत्म। तो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं अब। सही, अगर आप समझते हैं इस चीज को तो यकीनन आपको भी एग्जांपल भी समझ भी आगे होगी फिजा। क्योंकि टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स का मतलब ये है कि हम ये करते हैं कि जिस बंदे ने जैसे भी पैसे बनाए हो, जिस मर्जी ढंग से पैसे बनाए हो, जब टैक्स एमनेस्टी स्कीम आएगी तो गवर्नमेंट कहती है हम आके बंद कर लेते हैं, हम आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने पैसे क्या बनाए, कैसे बनाए हैं, आपने प्रॉपर्टी कैसे बनाई है, आप सिर्फ हमें उसका टैक्स दे दो। तो ये कितना बड़ा इंसेंटिव है करप्शन करने का। हमारे टैक्स के देने के निजाम के अंदर इतने लूप होल्स मौजूद हैं, वो करप्शन है। ठीक है, इसी तरह से जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको जो फंड्स रिलीज होते हैं एमएनएस और एमपीएस को, उनकी अकाउंटेबिलिटी ना होना, वो करप्शन का इंसेंटिव है। मेगा प्रोजेक्ट्स की ऑडिटिंग ना होना, वो एक करप्शन के बहुत ज्यादा इंसेंटिव है। बहुत ज्यादा हार्ड कैश का इस्तेमाल कंट्री के अंदर होना, वो एक करप्शन का इंसेंटिव है। क्लियर? देखिए, दैट्स द होल पॉइंट। ऑफ कोर्स हाउ टू काउंटर देम, अगर वो पर एक एक करके बात की जाए तो वो एक अलग बात है। बेटर पॉलिसीज ऑफ कोर्स। चले अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम। ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, वेरी रेलिवेंट फॉर यू, वेरी रेलिवेंट फॉर मी, बिकॉज व्हाई एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ अस वांट टू बिकम प्लस ब्यूरोक्रेट। तो अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये है कौन। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक, आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन इन योर माइंड एंड आई वांट योर माइंड टू वर्क इन अ वे कि वो आहिस्ता आहिस्ता इसी सवाल का जवाब ढूंढे। आई एम नॉट आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि मुझे इसका जवाब दे, आई एम जस्ट पुटिंग दिस क्वेश्चन इन योर माइंड। ठीक है, it's a better way to start with a question. So why is it difficult to get a proposed policy adopted and implemented? कि एक पॉलिसी को प्रपोज किया गया, उसको इम्प्लीमेंट करवाने में और उसको अडॉप्ट करवाने में किस तरह की मुश्किलात आती हैं। ठीक है, एंड व्हाट आर योर सजेशंस फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस, कि आप अगर इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात करूंगा। आई एम नॉट आंसरिंग दिस क्वेश्चन, वी विल आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर। इस पूरे के चैप्टर को पढ़ना ही सवाल का जवाब है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल छोटा सा और पूछना चाहता हूं कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना काम किसका है? काम है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर का मकसद यहाँ पे ये है कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, वो उसके अंदर क्या मसाइल हैं,
या वो क्या मसाइल खड़े कर सकती है किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। और फिर अगली बात की है यार, तो भाई एग्जेक्टिव कौन होता है? हु आर यू कॉलिंग एग्जेक्टिव? तो कैबिनेट के मिनिस्टर खुद थोड़ी नीचे उतर के काम कर रहे होते हैं। कैबिनेट के अंदर मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्रीज के अंदर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। नो, दे आर द वंस हु आर डूइंग द जॉब्स। सो यहाँ पे जो सारी की सारी बात हो रही है वो ये हो रही है कि उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस को। So that's the whole conversation is about. तो सबसे पहले let's understand this word bureaucracy. इसको दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, ब्यूरो एंड क्राटिया। ठीक है, बहुत पुराना वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम एक ग्रीक वर्ड है। ब्यूरो मींस द ऑफिस, ठीक है, और जो क्राटिया है उसका मतलब होता है पावर या रूल या क्रेसी। जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड क्रेसी, का मतलब होता है पावर या रूल। तो अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये बन जाएगा रूल ऑफ द ऑफिस और पावर ऑफ द ऑफिस। यानी कि वो पावर जो वो अथॉरिटी, वो डिसीजन जो कि आप अपने ऑफिस के जोर पे लो, जो कि आप अपनी कुर्सी की वजह से लो, उसको हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए ना, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, वो अपनी पावर कहाँ से डिराइव करते हैं? थ्रू देयर लेजिटिमेट सीट दैट दे आर सिटिंग ऑन। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी में डेमो होता है पीपल, क्रेसी होती है रूल या पावर। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी मींस द पावर और रूल ऑफ द पीपल। तो जो पॉलिटिशियन है उसका, वो डिराइव कहां से करती है पावर को अपने? वो अपने सिटीजन्स की सपोर्ट से डिराइव करते हैं। लेकिन जो एक सिविल सर्वेंट है वो अपनी पावर को कहां से डिराइव करेगा? वो अपने ऑफिस से डिराइव करेगा। यानी कि आप अगर एक जगह पे बैठे मैन, यू आर एन एएसपी इन इन एरिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, आपकी जात को एएसपी बनाया गया है। या आपकी जात के पास वो पावर है एक्सरसाइज करने की एज एन एएसपी। बात ये है कि आप जब तक उस सीट के ऊपर है, यू कैन एक्सरसाइज दैट पावर। कल को अगर आपको कहीं और निकाल दिया जाता है, किसी और शहर में भेज दिया जाता है, आपको घर भेज दिया जाता है, यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज दैट पावर। व्हाई? बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग दैट पावर जस्ट बिकॉज यू वर इन दैट ऑफिस, यू आर डिराइविंग दैट पावर फ्रॉम इट। ये बात क्लियर हुई है कि ब्यूरोक्रेट्स और डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी में क्या फर्क है? ओके, so bureaucracy thus means the power of the office or rule of the official term। ये जो एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, रूल ऑफ द ऑफिशियल टर्म। इस टर्म का इस्तेमाल तो 1789 के बाद हमें नजर आता है। मतलब अगर इसका थोड़ा सा सर्च करो ना ब्यूरोक्रेसी के टर्म को, तो 1789 के बाद इस टर्म को हमने इस्तेमाल होते हुए देखा अंग्रेजी के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हरगिज भी कि 1789 से पहले ब्यूरोक्रेसी ही नहीं थी। ठीक है, बहुत बड़ी हमने फॉर्म्स देखी हैं ब्यूरोक्रेसी की। हाँ, उसकी इंटेंशन मुख्तलिफ होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिछले वक्तों में जाइए तो मुगल एरा के अंदर ब्यूरोक्रेसी हमें नजर आती है। ठीक है, ये जो सरदारी, मनसबदारी, जमींदारी का जो ये निजाम था, ठीक है, ये क्या था? दे वर ब्यूरोक्रेट्स। नो, why they were bureaucrats? Because they were appointed by the emperor of the time. So they were deriving their power and authority from their office because they have been appointed। जैसे सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया जाता है स्टेट की तरफ से, तो फिर वो, उसके पास वो होती कैपेसिटी कि वो फैसले ले सकता है। तो आपको जब बादशाह लगाएगा, अगर आपको जमींदार नंबरदार लगा दिया है, इसका मतलब है कि यूर ब्यूरोक्रेट। ठीक है, और आपने क्या करना है? आपने किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है? उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था? किंग के।
इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता था। इसी तरह अगर आप देखें एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर हमें ब्यूरोक्रेसी के इस्टेब्लिश होने के बहुत से शवाहिद मिलते हैं, जैसे क्योंकि जब चाइनीज सिविलाइजेशन when it expanded, when it became impossible for the ruler or the emperor himself of looking after everything, what did he start doing? He started to send appointees so that those people could rule on his name. They were civil servants. We have seen that in our in the Islamic history, ठीक है, कि जब इस्लाम एक्सपैंड हुआ, ठीक है, तो हमारे प्रॉफिट ने भी और हमारे प्रॉफिट के बाद आने वाले जो कैलिफ्स थे उन्होंने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपनी अब कहने के लाइक लोग भेजे जो कि अच्छे लेजिस्लेचर भी थे, एग्जीक्यूटर भी थे, अच्छे जज भी थे, हमने पढ़ा भी है। ठीक हो गया, तो ये सिविल सर्वेंट्स थे, they were appointed governors by the authority, that's why they were able to exercise the authority. अब अगर 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 किसी को हजरत अबू बकर ने अपॉइंट किया तो वो तब तक पावर डिराइव कर सकता है जब तक वो उसके पास हजरत अबू बकर का कॉन्फिडेंस होगा। अगर हजरत अबू बकर ने उनको वापस बुला लिया तो इसका मतलब है कि वो अब वो नहीं रहा वो गवर्नर। समझ रहे हैं आप बात को? हमें अपनी जो इंडियन सॉरी सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री उसमें भी हमने देखे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद the British Crown took over the subcontinent directly and then it appointed a bureaucracy. What was the point of that bureaucracy, which was appointed by the British Empire? It was extractive in nature. It was supposed to serve the interests of the British Empire. ठीक है, तो ओवर द इयर्स ब्यूरोक्रेसी हैव एग्जिस्टेड। मैंने आपको 5 बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं, आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा जरा इसके बारे में प्लीज। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि बुक ले लीजिए, उसमें हर चीज डिटेल में है। आप लोगों ने ली किताब? ओके, तो उसके अंदर ये ब्यूरोक्रेसी की हिस्ट्री का टॉपिक आप देखिएगा। अच्छा, लेकिन अब फर्क क्या है उस ब्यूरोक्रेसी और आज की ब्यूरोक्रेसी में? क्या फर्क है, कोई बता सकता है मुझे? नो, इसमें अब फर्क ये है कि चले, आपने बिल्कुल ठीक बताया, रेगुलेशन है, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चेंज हो चुका है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन जो एक फंडामेंटल फर्क है वो ये है कि ओरिएंटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी बदल चुकी है। एट दैट टाइम द पर्पस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी वाज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ दोज जिसने उसको अपॉइंट किया, अब नहीं है। अब वो लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी का काम रूलर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का काम लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ये बात बहुत जरूरी है समझना आप सबके लिए। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या होता है। अच्छा, एक और चीज आप समझ लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी एक इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, और हमारे मुल्क के अंदर समझा जाता है कि हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है सिर्फ ये जो सीएसएस करके लोग आते हैं और ये जहां पे जाते हैं, ये जो काम करते कहते हैं जी ये ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल सही, बिल्कुल है ब्यूरोक्रेसी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी एक टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है। कौन से क्वेश्चन आपने पूछे मैंने एड्रेस नहीं किया, बताइए मुझे प्लीज। ओके, सो ब्यूरोक्रेसी क्या जो इंस्टीट्यूशन है उसकी कुछ खासियात होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
आ, वो किसी भी इदारे के अंदर अगर पाए जाए तो उसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। बुक का मैंने आपको आई थिंक शुरू में बताया था। इसकी कोई एक किताब नहीं है, ठीक हो गया। आ, लेकिन ये है कि अगर आप एकेडमी की बुक खरीदें तो उसमें हमने क्या करने की कोशिश की है कि जितने भी रिकमेंडेड किताबें हैं उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपके किसी भी एक एक चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड, वो सब आपको एक जगह पर मिल जाए। ये एक अच्छी बात है उसकी। उसके अलावा ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक डिग्री का नाम होता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको बहुत टॉयल करना पड़ेगा। बट अगर आप तो 2023 में दे रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एकेडमी की किताब जरूर लीजिए, एज अ गाइड बुक उसको इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा फिर जो मैं रीडिंग्स मैंने आपको भेजनी है तो आप वो जरूर पढ़िएगा, ये आप सबके लिए। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर, ये एक सेलिएंट फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी है कि जहां भी हमें ब्यूरोक्रेसी नजर आती है या हमें ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नजर आता है वहां पे हमें डिवीजन ऑफ लेबर नजर आता है। ठीक हो गया। सो व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से दो लोग हैं और उन लोगों ने कुर्सियां बना दी, ठीक है, लकड़ी की। एक बंदे को लकड़ी बहुत अच्छा काटनी आती है और कुर्सी बनानी उसको थोड़ी कम आती है, और एक को कुर्सी बहुत अच्छी बनानी आती है लेकिन उसको लकड़ी बस ओके काटनी आती है। आप उनके कामों को उल्टा कर देते हैं, अगर एज इन के आप दोनों को ही लगा देते हैं कुर्सियां बनाने में और दोनों की लगा देते हैं लकड़ी काटने में, फॉर श्योर काम खराब होगा। क्यों? क्योंकि आपने लेबर को डिवाइड नहीं किया उस तरीके से जिसको आपसे करना चाहिए। यानी कि आपने लोगों की स्पेशलाइजेशन के मुताबिक, आपने लोगों को उनकी काम की नौयत के मुताबिक आपने काम नहीं करने दिया। मेरी बात समझ आई? अगर आप मैं इसको मजीद प्रैक्टिकल मिसाल दूं यहाँ पे, तो वो यही होगा फिर कि आप यहाँ पे पुलिस वालों को टैक्स जमा करने पे लगा दें, ठीक है, और टैक्स वालों को पुलिस के काम करने पे लगा दें, तो हाउ वुड इट वर्क? डिवीजन ऑफ लेबर हमारे उसके अंदर बहुत जरूरी है। अ, फौज भी ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, एंड वी सी डिवीजन ऑफ लेबर देयर। आप एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, पुलिस की चले मिसाल लीजिए। पुलिस की मिसाल में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इट्स एन इजी नोमेनक्लेचर टू अंडरस्टैंड फॉर अ सोसाइटी लाइक अस। अब देखिए, द हाईएस्ट अथॉरिटी इन पुलिस इज आईजी, ठीक है, और वो उसके बाद उसके रैंक्स डिक्रीज करते रहते हैं, एआईजी, देन डीआईजी, फिर उसके बाद नीचे आते जाएं एएसपी, फिर उसके नीचे एसएचओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, एवरीबडी हैज इट्स ओन जॉब, यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर द जॉब ऑफ द अदर पर्सन। क्लियर होगी बात? दूसरी बात है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फैजान भाई, ये दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ। आई मीन, स्पेशलाइज्ड का मतलब आपका सीट मिलना नहीं है, आपका काम करना है। प्लीज सुनिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यानी कि हम ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए क्या चीज होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। नॉट, इट्स नॉट रन एट योर विम्स, आपकी मर्जी से नहीं चलाई जाती ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में फैसले किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होते हैं। कुछ जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी आप कह लें कि किसी को सजा देनी होती है, किसी को जजा देनी होती है, सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए, हर तरह की ब्यूरोक्रेसी को चलाने के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। हर इदारे के अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपनी पॉलिसीज हैं। तो दे आर डिजाइन टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी इन द वर्क परफॉर्मेंस। अगर वो नहीं होगी, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर काम करेंगे तो क्या होगा?
मिसयूज ऑफ पावर होगी। और अच्छा, इसके अलावा हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बनाया गया है। आई थिंक ये बात हमने अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक के अंदर भी की थी। हायरार्की ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि यू, wherever you are in that authority, in that hierarchy, आप अपने से नीचे वालों को आप उनकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, आप अपने से ऊपर वालों को जवाब देते हैं। सो ईच सुपीरियर एक्सरसाइजेस दिस कंट्रोल और दिस अथॉरिटी ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स। ये भी एक खासा है। हमें हर ब्यूरोक्रेसी के हर ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट के अंदर हायरार्की नजर आती है। हमें हर ब्यूरोक्रेटिक डिपार्टमेंट के अंदर टेक्निकल असिस्टेंस नजर आती है कि वो टेक्निकली साउंड होते हैं लोग, उनको टेक्निकल असिस्ट भी किया जाता है, पढ़ाया लिखाया जाता है, ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, वर्कशॉप कराई जाती हैं, एसटीपीज होती हैं, सीटीपीज होती हैं, ये टेक्निकल असिस्टेंस है। ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब ये है कि हर चीज डॉक्यूमेंट की जाती है। पुराने वक्तों में उसको कागजों पे लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था, फिर उसके ऊपर उसको टाइपराइटर आ गया, फिर वो कंप्यूटर आ गया, तो अब ये जिद्दत आ गई है उस चीज में। अच्छा, my question to you is why is this record keeping important in bureaucracy? Why is record keeping important? For accountability, good. इसके अलावा to make things transparent, good. ठीक है। इसके अलावा for setting precedent, very good. इसके अलावा good. ठीक है, बिल्कुल सही बताया। ये वही सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं और बात रिपीट हो रही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसी तरह पर इम्पर्सनल रिलेशंस। इम्पर्सनल रिलेशंस का मतलब ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप एज अ पर्सन एग्जिस्ट नहीं करते, आप एज अ पोस्ट एग्जिस्ट करते हो ना। इट माइट बी लिटिल वियर्ड टू अंडरस्टैंड दिस, बट ये इसलिए की जाती है बात कि हमारी जितनी भी डीलिंग्स हों, चाहे हमारे इदारे के अंदर हो या हमारे इदारे के बाहर हो, वो इम्पर्सनल होनी चाहिए। यानी कि वो बगैर किसी बायसनेस के होनी चाहिए। तो इसीलिए जो टाइटल है वो आपको मंसूब किया जाता है, लेकिन उस टाइटल से जुड़ी हुई पावर्स आपको नहीं दी जाती, वो टाइटल की पावर होती है। इफ यू आर इफ यू आर पोस्टेड समवेयर एज एन ऑफिसर, तो आप जब तक पोस्ट रहेंगे आप वो पावर एक्सरसाइज कर सकेंगे। वो पावर आपको नहीं दी, जो ऑफिस आप होल्ड कर रहे हैं उसकी पावर्स हैं। ये फर्क है बहुत, ये फंडामेंटल एक चीज है हमारे, जो हमें नहीं समझ आती। ठीक है। बिकॉज फॉर अस पावर मीन्स बस कि जी आई हैव पावर। ये चीज आपको भी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट पावर एक्चुअली मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। तो इन पर्सनल रिलेशंस का मतलब ये है कि आपको अपने मामलात के अंदर, आपको अपने फैसलों के अंदर बाइस और इम्पर्सनल होना पड़ेगा। ये भी एक खासा होता है ब्यूरोक्रेसी का। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का एक और खासा क्या होता है, एक सेलियंट फीचर क्या होता है, स्पेशलाइजेशन। कि ब्यूरोक्रेसी में हमें स्पेशलाइजेशन नजर आती है। स्पेशलाइजेशन का मतलब आप ये कह ले जी कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि एक जो इदारा है उसको एक ही काम के लिए बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, IRS इज फॉर द मतलब टैक्स रिलेटेड। और आपका जो क्या देखना है लास्ट स्लाइड में, आपका जो पुलिस है उसका काम लॉ एनफोर्समेंट है। आपका जो फॉरेन सर्विस है उसका काम डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी बनाना, फॉरेन पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। ठीक है। तो ये स्पेशलाइजेशन जो है हमें ब्यूरोक्रेसी के अंदर नजर आती है, स्ट्रक्चर नजर आता है।
देखिए, इट सेट्स द पेस एंड फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? यहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहाँ पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर की बात भी हो रही है, और यहाँ पे फैसला साजी के स्ट्रक्चर की बात भी हो रही है। देखिए, अगर तो स्ट्रक्चर नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये कैसे फैसला होगा कि फैसला किसने करना है? ये भी तो जरूरी बात है ना, कि हु इज गोइंग टू मेक द अल्टीमेट डिसीजन। तो वो जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा, आप वो चीज डिसाइड नहीं कर सकते। ये बात समझ आई आपको, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? अब देखिए ना, एक 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 ड्राफ्ट है, अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो सेक्रेटेरिएट जाने का, इट वुड स्टार्ट विद एन एसओ। उसके ऊपर बैठे हुए डिप्टी सेक्रेटरी को जाएगा, फिर जॉइंट सेक्रेटरी को जाएगा, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी को जाएगा, फिर सेक्रेटरी को जाएगा, वो फाइनल अप्रूवल होगा। समझ रहे हैं बात को? यानी कि हायरार्की के मुताबिक, स्ट्रक्चर के मुताबिक फैसला साजी भी होती है। ऐसा नहीं कि किसने मुंह उठा के फैसला कर दिया, सब उस फैसले के अंदर शरीक होते हैं। ठीक है। देन कम्स द फाइनल टू फीचर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, जो कि थोड़े ऑब्जेक्टिव किस्म के, पहले समझना तो बड़े आसान है। रैशनैलिटी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेसी का। रैशनैलिटी का मतलब ये है कि जो भी फैसला किया जाता है वो एक रैशनल तरीके से किया जाता है, एक प्रिडिक्टेबल तरीके से किया जाता है। हाउ कैन वी मेक प्रिडिक्टेबल एंड रैशनल डिसीजंस? बताइए, कैसे ले सकते हैं हम प्रिडिक्टेबल और रैशनल फैसले? No, वो तो है, but logical thinking process, that is quite a given. But how can we make rational and predictable decisions in the bureaucracy? Think. Looking at the record, okay, you're closer. इसके अलावा देखिए, चूंकि हमारा हर काम रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होता है, चूंकि हम क्राइटेरियाज, रूल्स, डिफाइंस जो होते हैं, या जो आप पुराने फैसले जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, तो हमारे फैसले भी तो रैशनल होंगे ना। हमने बाय द बुक फैसला किया, रूल्स एंड रेगुलेशन को देख के फैसला किया, पुराने प्रेसिडेंट्स को देख के फैसला किया। दैट्स व्हाट ब्रिंग्स इट रैशनल। हम इराटिक फैसले नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आज किसी ने 50,000 रुपए की चोरी की है तो उसको हमने 5 साल सजा दे दी, और 2 साल बाद किसी ने 50,000 की नौकरी की है तो आपने उसको 50,000 रुपए इनाम दे दिया। लाइक इट वोंट मेक एनी सेंस। प्रिडिक्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स, जब आपके उसके अंदर रैशनैलिटी होती है तो प्रिडिक्टेबिलिटी भी आ जाती है। Conformity to the rules and roles in the structure framework bring out the order to cope with the complexity. तो ये आपके salient features हैं। ये salient features हमें बताए, किसने बताया हमें ये? उन्होंने बताया, जिसको हम फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अभी उनकी जिक्र आएगा आगे। लेकिन ये जो सेलियंट फीचर्स हैं, ये सवाल पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से इसको पुट अप किया जाता है एग्जाम के अंदर, कि सेलियंट फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होते हैं, या आपसे 3-4 नाम लेके आपसे उसकी डिटेल मांग रहे हैं। कि एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन कब कहा जा सकता है? भाई, जब उसके अंदर ये सब कुछ होगा, तो अदरवाइज उसका नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये तो हो गया सेलियंट फीचर्स। अब आते हैं डाउन साइड ऑफ ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कि ब्यूरोक्रेसी की डाउन साइड्स क्या है। इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए, इन्हीं फीचर्स को सामने रखते हुए, इस तरह रैशनैलिटी देखिए क्या होती है। रैशनल फैसले लेने का मतलब ये होता है कि आपने जो फैसला लिया, वो आपने अपनी मर्जी से नहीं लिया, वो आपने जो प्रेसिडेंट सेट है, या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, या जो कवानीन की किताब है, वो जो कहती है, आपने वो फैसला लिया।
डाउन साइड का मतलब ये है कि वर्टिकल हायरार्की का ये जो अब हमने क्या करना है कि जो हमने फीचर्स बताए हैं मैं उनमें से कुछ में से आपको उसकी कुछ डाउन साइड बताऊंगा, यानी कि क्या क्या खराबियां हो सकती है उसके अंदर। वर्टिकल हायरार्की फॉर एग्जांपल कैन बिकम केओटिक। कभी कभी क्या होता है कि फैसला साजी के प्रोसेस के अंदर स्किप किया जाता है, लोगों को लोगों को शामिल नहीं किया जाता है फैसला साजी के अंदर। तो ये क्या हो सकता है, फैसला खराब हो सकता है, लोग फैसला मानने से इनकार कर सकते हैं। ये तो हमारे सामने होता है, पूछे बगैर फैसला कर लिया, किसी की सुपरबीट कर दिया। सुफियान वो डिस्कस करेंगे हम, अभी आएगा उसके अंदर पॉइंट, ठीक है आपका। इसके अलावा कॉम्पिटेंसीज कैन बी अनक्लियर एंड यूज कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इस बात का मतलब ये है कि कभी कभी आपने किस इदारे को कितना काम दिया है, काम की डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी खराबी हो जाती है। अब अगेन दिस माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज क्लियर एज पॉसिबल। कॉम्पिटेंसीज कैन बी क्लियर का अनक्लियर का मतलब ये हो सकता है कि आपने जब एक इदारों को एक एक काम को दो तीन इदारों के अंदर बांटा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लॉ एनफोर्समेंट के अंदर काम को बांटते हैं और उसके अंदर एंटी करप्शन की डोमेन भी होती है, उसके अंदर पुलिसिंग की डोमेन भी होती है, उसके अंदर एंटी नारकोटिक्स की डोमेन भी होती है, उसके अंदर साइबर क्राइम की डोमेन भी होती है। जब आप उसको बांटते हैं तो कभी कभी वो काम का बांटना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है कि आपने सही तरीके से उसको बांटा नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी डाउन साइड हो सकती है कि टू मच ऑफ जो होती है ना आपकी डिवीजन ऑफ लेबर, वो भी काम को खराब कर सकती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अगली डाउन साइड है आपका जो नेपोटिज्म होता है, करप्शन और पॉलिटिकल इन फाइटिंग। ये एक बहुत बड़ा हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर खास तौर पे हमें अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर नेपोटिज्म नजर भी आता है, करप्शन भी नजर आती है, पॉलिटिकल इन फाइटिंग में नजर आती है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट नेपोटिज्म मींस? हाँ, अपनी मर्जी के लोगों को, अपनी फैमिली के लोगों को, अपने आप कह ले कि तरह के लोगों को अपॉइंट करना, ऊपर लेके आना, साथ रखना। ठीक है, पॉलिटिकल एंड फाइटिंग, फिर सियासी मामला, सियासी आपकी एफिलिएशंस होती हैं। ये चीजें अगर हो जाएं उसके अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, इसका मतलब है गई ब्यूरोक्रेसी। हमारी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आर ब्यूरोक्रेसी इज नॉट प्रोटेक्टेड। हमारी ब्यूरोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है, पोलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो जब पोलिटिसाइजेशन होती है तो नेपोटिज्म भी होता है, करप्शन भी होता है, पॉलिटिकल इनफाइटिंग भी होती है। तो ये एक डाउन साइड है ब्यूरोक्रेसी के बारे में। अच्छा, इसी तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी की एक और डाउन साइड है, वो ये कि ऑफिशियल्स कैन ट्राई टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीक एनोनिमिटी। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले इसके एक फीचर में बताया कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में इम्पर्सनैलिटी होती है, यानी कि लोग नहीं, लोगों की पोस्ट मैटर करती है, लोगों का ऑफिस मैटर करता है। अब लेकिन अब एक ऑफिस में एक बंदा तो काम नहीं कर रहा होता। अब आपने एक बात समझनी, बात आपने ये समझनी है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके ऑफिस को कोई काम भेजा गया, बजाय इसके कि आप उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप या तो किसी और के ऊपर थोप दो वो काम, या आप कह दो कि हम मुझसे पहले काम करने वाले के कुछ काम करने की वजह से मैं ये काम नहीं कर सकता। What I'm trying to say कि it's easy to hide behind your post in bureaucracy because it's too much, too many people are connected, it's too much of documentation, so it's easy to put your responsibility on somebody else. हमारी सोसाइटी के अंदर रेड टेपिज्म होने की सबसे बड़ी वजह, हम अपना काम नहीं करना चाहते, हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। क्लियर है?
ओके, ओवर स्पेशलाइजेशन एक बहुत बड़ा एक डाउन साइड हो सकती है। ओवर स्पेशलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर बहुत ज्यादा वो हो जाए स्पेशलाइजेशन किसी भी एक इदारे की, तो वो फिर बाकियों से कट के रह जाता है। मैं एक चले एक इदारे की मैं बात कर लेता हूँ। लेट्स से एफबीआर का हमारा इदारा, ठीक है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर अगर आप एक ऐसा वाइट कॉलर क्राइम का डिपार्टमेंट बनाते हो जिसका मकसद होगा $100 million से ऊपर की टैक्स रिलेटेड बिजनेसेस को देखना, तो वो बाकियों से सॉर्ट ऑफ कट के रह जाएगा सर। तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन भी आपको बाकियों से दूर कर सकती है। इसके अलावा हमारे बहुत ज्यादा एक और जो बहुत बड़ा डाउन साइड है ब्यूरोक्रेसी का, कि प्रोसीजर्स को बहुत ज्यादा जो इनर्शिया है हमारे, यानी कि हमारे प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा है। हमें कामों में हमारे कामों में रिजिडिटी है, हमारे कामों में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, जिससे डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। हमारे कामों का मसला क्या है कि हम काम करने से ज्यादा काम के प्रोसेस को ज्यादा अहमियत देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बात प्लीज सुनिएगा। वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द प्रोसीजर ऑफ वर्क रादर देन द वर्क इटसेल्फ, और हमें इस चीज से कोई रिगार्ड नहीं होता कि क्या वो प्रोसीजर ठीक है या गलत है। मुझे आप एक बात बताइए कि इफ अ रूल इज हिंडरिंग एन एक्चुअल वर्क, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दैट रूल इज रॉन्ग or that rule should be reformed. It doesn't mean that we need to uh, stick to that rule. I'm not saying to break the rule or anything. What I'm saying कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को वक्त के साथ रिफॉर्म करने की जरूरत है। यहां तक क्लियर है? Any questions up till now? Okay, एक और डाउन साइड हमारी ब्यूरोक्रेसी का, ग्रुप थिंकिंग। ग्रुप थिंकिंग इज ऑल्सो अ डाउन साइड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कि अब ग्रुप थिंकिंग क्या होता है? ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये है कि लेट से आपको इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि लेट से 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप है, और उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ द फ्रेंड्स हैं वो एक कोई फैसला करते हैं किसी ट्रिप पे जाने का या कोई ऐसी हरकत करने का जो कि एक बंदे को पता है कि गलत है, ठीक है। तो वो जो एक बंदा है, क्या वो बाकी 5 लोगों को रोकेगा वो काम करने से? देखिए, साइकोलॉजी कहती है कि वो नहीं रोकेगा, क्योंकि ग्रुप थिंकिंग का मतलब यह है कि ही वुड गिव मोर प्रायोरिटी टू द conformity with the group, unity of the group, rather than the fact of whether he is right or wrong, जिसको पीयर प्रेशर भी कहते हैं, सारी की चीजें कहते हैं, कि जिसके अंदर ग्रुप की लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग से ज्यादा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रुप साथ रहे, ग्रुप में जो एक बात है वो होती है। तो ये ग्रुप थिंक का फिनोमेना ये हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज्यादा, डिफरेंट ब्यूरोक्रेसी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर आखिरी जो एक चीज हो सकती है कि जो एज ब्यूरोक्रेसी क्रिएट्स मोर एंड मोर रूल्स एंड प्रोसीजर्स, ये भी एक बहुत बड़ी डाउन साइड है ब्यूरोक्रेसी की।
कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस वो करती है, क्रिएट करती है। और जितने ज्यादा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करती है उतना वो अपने आप को कॉम्प्लेक्स बनाती है, उतनी कोऑर्डिनेशन उससे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आई डिडंट मिस इट। देखिए वही बात हो रही है ना सेकंड पॉइंट में कि डिसरिगार्ड होता है डिसेंटिंग ओपिनियन का। व्हाट डज दैट मीन? कि व्हेन इन अ ग्रुप if one person has an opposite opinion than the popular opinion, तो उसकी डिसेंडिंग ओपिनियन को डिसरिगार्ड किया जाएगा, बल्कि उसको ग्रुप से कास्ट आउट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, मेंटालिटी का, कि इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, इन अ पर्टिकुलर सर्विस, इफ majority of the people are doing wrong, then those people who are right, they would not even be able to rest, because they would think कि अगर उन्होंने कोशिश की तो वो भी कास्ट आउट हो जाएंगे। ओके, क्लियर। नाउ विल कम टुवर्ड्स द जो हमारी थियरीज हैं ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड। हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट थियरिस्ट है, हमने उसकी थियरीज करनी है। हाउ डू मोर रूल्स लीड टू कॉन्ट्रडिक्टरी रूल्स? देखिए, इसकी हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। अब अक्सर ऐसे लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप पढ़ें, कि क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर फेडरल लेवल के ऊपर भी ब्यूरोक्रेसीज मौजूद हैं और प्रोविंशियल लेवल्स के ऊपर भी ब्यूरोक्रेसीज मौजूद हैं। अब आप एक टैक्स के निज़ाम को उठा लीजिए, जो बात फेडरल लेवल पे भी की जाती है, प्रोविंशियल लेवल पे उसकी डिफरेंट बात की जाती है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत से हमें मिसालें मिलती हैं कि जिसमें एक दूसरे को वो अपोज किए जाते हैं। एक तो ये, दूसरा, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की वजह से लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है ब्यूरोक्रेसी के अपने अंदर। ओके, सो वी हैव टू स्टडी फ्यू थियरिस्ट्स। हमने 4 थियरिस्ट्स के बारे में पढ़ना है। पहले जिस थियरिस्ट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्स वेबर, जिनको फादर एंड द फाउंडर ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ये जो भी थोड़े देर पहले मैंने आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी बताए, ये बेसिकली इन्हीं की टीचिंग से आपको मैंने बताया। इन्होंने ही मॉडर्नाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया है। ठीक है, इनके मुताबिक जो है, जो रैशनल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी आना चाहिए, ये इस चीज से बड़े तंग थे। ये पैदा हुए थे 1865 में। सही हो गया। तो ये इन्होंने अपने आसपास जब ये बड़े हुए और उन्होंने देखा कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो सिर्फ रूलर के अंडर है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो सिर्फ कंट्रोल करता है रूलर, और वो अपने लिए इस्तेमाल करता है उसको। तो इन्होंने नया और फ्रेश आइडिया दिया ब्यूरोक्रेसी का। ठीक है, इनके मुताबिक जो नया आइडिया जिन्होंने दिया उसका नाम इन्होंने रखा रैशनल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, which should stand upon 3 things: formalization, instrumentalism and rational legal authority. इसको आपने याद रखना है, तो मैंने इसको याद रखा था FIR के नाम से। आप जिस तरह रखना चाहते हैं आप रख दीजिए। फॉर्मलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी। नाउ व्हाट डज इट मीन? कि नया जो मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो इन 3 चीजों के ऊपर एस्टैब्लिश होना चाहिए। ये है क्या चीज है? पहली चीज है फॉर्मलाइजेशन। हम देख चुके हैं ये, अब पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ इसको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वही बातें जो सेलिएंट फीचर्स में की थी। फॉर्मलाइजेशन मींस डिग्रीज टू व्हिच रूल्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशन, टास्क असाइनमेंट्स एग्जिस्ट इन द रिटन फॉर्म। मैक्स वेबर भाई ने ये कहा था कि इससे पहले जो ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी वो अनरिटन उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता था,
ना उनको जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती थी, ना उनको कवायद और कवानीन बताए जाते थे, क्योंकि कोई थे ही नहीं। तो उनकी पावर्स अनबाउंडेड थी, उनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो थी। फॉर्मलाइजेशन का मतलब यह है कि ब्यूरोक्रेसी हैज टू बी फॉर्मलाइज्ड, एंड हाउ कैन वी फॉर्मलाइज ब्यूरोक्रेसी? बाय क्रिएटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स अबाउट इट, बाय राइटिंग डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, by writing down the task assignment, by writing down the accountability procedures, that is going to formalize it. ये बात क्लियर हुई है? Is this clear? Okay. Instrumentalism. Instrumentalism का मतलब यह है कि bureaucracy has to be bureaucracy has to act like an instrument. अब इसका मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म कन्वेज द नोशन दैट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक टूल होती है, वो एक वेपन होती है, वो एक मशीन होती है, वो एक पर्टिकुलर काम करने का उसके अंदर कैपेसिटी होती है। ठीक हो गया? यानी कि फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंटलिज्म से अगर कोई salient feature relate होता हो तो वो कौन सा होता है? What's that salient feature which gets linked with this instrumentalism? Specialization and division of labor. ठीक है, कि आपका जो एक इदारा है वो एक ही काम करे। And then finally the rational legal authority, कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी कैसे डिराइव होनी चाहिए? रैशनल और लीगल तरीके से। अब इट डिमांड्स सम एक्सप्लेनेशन। आप में से जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या आई थिंक इवन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जाती है। देखिए, अथॉरिटी तीन तरीकों से डिराइव होती है, कोई भी बंदा तीन तरह के तरीकों से अथॉरिटी को डिराइव करता है। एक को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मतलब यह है कि बादशाह का बेटा जो है वो बादशाह ही बनेगा, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। जो एक ट्रेडिशनल, जो आप कह लेंगे किंगडम चलती आती थी पुराने वक्तों में, फैमिलीज थी वही रूल करती थी, और ट्रेडिशनल था कि आपका इस मुल्क के अंदर राज करने या बादशाह करने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, आर यू द सन और द डॉटर ऑफ द किंग और नॉट। उसके अलावा आप लायक है, नालायक है, पढ़े लिखे हैं, बेकार है, जो मर्जी है, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिशनल डायनेस्टीज जो है वो यही कहती है। फिर आती है जो दूसरे किस्म की है, तो हमारी जो डायनेस्टीज हैं, जो किंगडम्स हैं, वो इस तरीके से इसको डिराइव करती हैं। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ अथॉरिटी, दैट इज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी वो अथॉरिटी होती है जो कि बंदा अपने पर्सनल पर्सोना करिश्मा से डिराइव करता है। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी कौन लोग डिराइव करते हैं? जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, रिलीजियस लीडर्स भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। एंड देन कम्स द फाइनल वन, द रैशनल लीगल अथॉरिटी। देखिए, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस एज सच नहीं है, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी में भी नहीं है, बट रैशनल लीगल अथॉरिटी, नाम के अंदर लिखा हुआ लीगल। देखिए, इसका मतलब यह है कि आपको अथॉरिटी दी गई किस लिहाज से? लीगल तरीके से लिख के दी गई। आपका एक जगह किसी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आपको बताया गया कि ये पोस्ट है, इस पोस्ट की ये पावर्स है, यानी कि आपकी पावर्स, आपकी डोमेन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है। दैट्स व्हाई दे आर रैशनल, दे आर लीगल एंड दे आर रैशनल। मैक्स वेबर के मुताबिक एक सिविल सर्वेंट के लिए जो बेहतरीन
तरीका है अथॉरिटी को डिराइव करने का वो यही है, क्योंकि ना तो वो ट्रेडिशनल तरीके से अथॉरिटी को डिराइव कर सकता है, ना कैरिस्मेटिक तरीके से कर सकता है। एक सिविल सर्वेंट की पावर की जो आप कह लें कि बुनियाद है वो उसका ऑफिस है, और सबसे बेहतरीन ये इसलिए है कि इसके अंदर ये भी दर्ज है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो क्या होगा। तो इट्स रीजन, इट्स रैशनल एंड इट्स लीगल इन नेचर। ठीक हो गया। देखिए रैशनल लीगल अथॉरिटी मैं फिर आपको बता दूं कि दो अल्फाज है इसके अंदर। एक सिविल सर्वेंट की जो पावर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफाइंड है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, उसकी पावर डिफाइंड है, उसके अगर उसने वायलेशन की तो उसकी सजा भी डिफाइंड है। तो इट इज रैशनल एंड इट इज लीगल, बिकॉज इट इज लीगली डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज रैशनल। ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात जो उन्होंने की मैक्स वेबर ने, कि पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटमी है जो कि इनडिस्पेंसेबल चीज है। अगेन माइंड यू, ये पुराने वक्तों की बात हो रही है, अब ये बात अप्लाई नहीं होती, लेकिन हमारे लिए पढ़ना जरूरी है कि हम जान सकें तो उस टाइम क्या सोचा जाता था ब्यूरोक्रेसी के बारे में। मैक्स वेबर के मुताबिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी इज इनडिस्पेंसेबल। इस बात का मतलब क्या है, उनके अपने अल्फाज अगर हम पढ़े तो वो ये कहते थे कि पैशनेट स्ट्रगल फॉर पावर इज पॉलिटिशियंस एलिमेंट्स, while bureaucrats should strive to execute legal orders dutifully without passion or anger. What does that mean? आपको क्या समझ आई है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी से? Policy making authorities and policy implementation authorities are not bound to interfere with each other. Clear? ओके। तो वेबर भाई ने जो मॉडल दिया जिसको रैशनल लीगल अथॉरिटी, आखिरी पॉइंट में क्या नहीं समझ आया। देखें मैक्स वेबर के मुताबिक वो ये कहते थे कि किसी भी मुल्क के अंदर निजाम को बेहतर करने के लिए पॉलिटिशियंस का काम होना चाहिए पॉलिसी मेकिंग, और ब्यूरोक्रेट्स का काम होना चाहिए पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन। ना ब्यूरोक्रेट्स बताएं पॉलिसी मेकर्स को कि पॉलिसी बनानी कैसी है, और ना पॉलिसी मेकर्स ब्यूरोक्रेट्स को बताएंगे उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। दिस इज व्हाट ही सेड हिज मॉडल शुड हैव बीन। इज इट एप्लीकेबल नाउ? क्या अभी भी ऐसे ही होता है या होना चाहिए? यस, वो ये कहते थे सेपरेट होना चाहिए। Fazan will end the class by 5:55. सही है। आई डोंट वांट टू टेक, मैं नहीं चाह रहा आपका टाइम जाए हो, कि जितना मेरा आज का सोचा वो कंप्लीट हो जाए। भाई आई कंप्लीट द क्लास अर्ली।
वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है, जो लीगल अथॉरिटी की जब मैं बात की है, आज हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने ये मॉडल क्यों दिया। देखिए 1856 का टाइम है, और जब ये पैदा हुए 1865 में, फिर ये बड़े हुए, इन्होंने अपने बड़े होते हुए क्या देखा दुनिया में, उसने बड़े चेंजेस क्या आ रहे को बता सकता है ग्रैंड लेवल पे 1880s 1890s के अंदर व्हाट वाज चेंजिंग इन द वर्ल्ड। उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस चल रहा था दुनिया में, एडवांसमेंट चल रही थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एडवांसमेंट की वजह से जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से बीमारियों को टैकल करना आसान हो रहा था, लोगों की एवरेज एज बढ़ रही थी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ी है तो इसका मतलब है कि अब आबादी बढ़ी है, तो कम्प्लेक्सिटीज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क वो भी बढ़ गई है, लोग ज्यादा हो गए, लोगों के काम ज्यादा हो गए, कारोबार ज्यादा हो गए, रोजगार ज्यादा हो गए। और इसी तरह इकोनॉमी को एफिशिएंटली चलाने की जो जरूरत है वो ज्यादा बढ़ गई है। ये तीन चीजें अगर हम अपने जहन में रखें कि लोग ज्यादा हो गए, उनके एक सोसाइटी के अंदर देखें ना, जब लोग ज्यादा हो गए हैं, कारोबार ज्यादा बढ़ गए हैं, लोगों के आपस में इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ गए हैं, लोगों के रोजगार करने के तरीके चेंज हो गए हैं, तो यानी कि इकोनॉमी को, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से चलाने की जरूरत थी। तो एफिशिएंट तरीके से चलाने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को एफिशिएंट बनाने के लिए उन्होंने नेशनल लीगल अथॉरिटी का मॉडल दिया था। क्योंकि उससे पहले का जो मॉडल था वो तो रूलर ओरिएंटेड था, वो तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए था, लेकिन अब वक्त चेंज हो रहा था। अब लोग अपने हकूक की, लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोग फ्री राइट्स की बात कर रहे थे, अपने फ्रीडम की बात कर रहे थे, तो वो वक्त चेंज हो रहा था, तो ब्यूरोक्रेसी को भी चेंज होने की जरूरत थी। अच्छा, तो वेबर ने आइडेंटिफाई किए 6 एलिमेंट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और ये वही है जो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि इन्हीं 6 एलिमेंट्स के ऊपर हमने वो सारी की सारी बात की थी, salient features वाली। According to Weber, there has to be clearly defined division of labor और authority। हमने देखा स्पेशलाइजेशन होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए जिसके अंदर पावर्स को डिवाइड किया जाए, ना सिर्फ काम को डिवाइड किया जाए बल्कि पावर्स को भी डिवाइड किया जाए। रिटन गाइडलाइंस होनी चाहिए, प्रिस्क्राइबिंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, यानी कि ये जो हमने बात की थी कि इसमें रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, और आपकी जो हर चीज की रिकॉर्ड कीपिंग, रिक्रूटमेंट की भी, परफॉर्मेंस की भी, प्रमोशन की भी, और उसके मुताबिक आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होना चाहिए। और आपकी जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो इस बेस पे नहीं होनी चाहिए कि आप बादशाह के कितने करीब हैं या आपको उतना पसंद है, किसके ऊपर होनी चाहिए, मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, आर यू एबल इनफ टू डू इट और नॉट, इसकी बेस पे ऊपर होनी चाहिए। एंड ड्यूटीज एंड अथॉरिटीज अटैच टू द पोजिशन नॉट द पर्सन, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और फाइनली, होल्डिंग ऑफिस होल्डिंग जो है वो एज अ करियर होना चाहिए। पुराने वक्तों में ब्यूरोक्रेसी को टेम्पररी लिया जाता था। हाँ जी, क्या हुआ उसको?
नहीं सुफियान, ये मैंने आपसे भी पूछा था, आप बताइए, डू यू थिंक इट्स एप्लीकेबल? नो, इट्स नॉट एप्लीकेबल। देखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि पॉलिसी मेकर्स और पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स का आपस में इंटरेक्शन नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग में सिविल सर्वेंट का कोई किरदार नहीं होता? क्या बात है। सो होना नहीं चाहिए। ओके, चलें, ये बात हमने करनी है। मैं अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। जब हम पढ़ रहे होंगे ग्रुप डिस्कशन में, आपको तब बताऊंगा। मैक्स वेबर जो है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में, अगेन ये वही उन्हीं चीजों की डिटेल है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी है कि इंडिविजुअल्स जो है वो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन की बेस के ऊपर उनको किसी पर्टिकुलर टास्क को दिया जाता है, और फिर जब उनको कर लिया जाता है रिक्रूट, तो ही इज गिवन एन असाइंड पोजीशन। ठीक है, उसको एक ऑफिस में लगा दिया जाता है, उसको कहीं फॉरेन मिनिस्ट्री में लगा दिया जाता है, कहीं पुलिस में लगा दिया जाता है, कहीं आईआरएस में लगा दिया जाता है, जिसकी फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसकी फिक्स ड्यूटीज हैं, जिसकी फिक्स अथॉरिटीज। ठीक है, अब वो ड्यूटीज, वो अथॉरिटीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बंदा किसी और को नहीं दे सकता। ठीक है, ना वो अपने सीनियर को दे सकता है, ना वो अपने जूनियर को दे सकता है, ना वो शहर से बाहर किसी को दे सकता है। उसको काम दिया है, उसी ने काम करना है। सो ना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है, ना आउटसाइड द अथॉरिटी। और आपका जो पोजीशन है, चाहे वो जितना भी बड़ा पोजीशन है या जितना भी छोटा पोजीशन है, वो एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। ठीक है, वो एक लार्जर हायरार्किकल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या चीज डिसाइड करता है? व्हाट इज दैट हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिसाइडिंग? हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि आपकी पास कैपेसिटी कितनी है फैसला करने की, और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी ये डिसाइड करता है कि आप किसको अकाउंटेबल है और आप किसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। हायरार्की ये चीज डिसाइड करती है। और आपकी जो टास्क असाइनमेंट होती है वो रिटर्न होती है। आप जो फैसला करते हैं वो लिख के करते हैं, डॉक्यूमेंट करके करते हैं। और जितनी भी चीजें हैं आपकी, आपका काम, जो आपको काम असाइन किया गया है या आपको पावर अथॉरिटी असाइन की गई है, दे वो आपको क्यों दी गई है? इट इज गिवन टू यू ताकि आप एक लार्जर जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसको पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस के गोल्स हो सकते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। अब उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एएसआई से लेके आईजी तक की डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन उन सबकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जोड़ा जाए तो सब लॉ एंड ऑर्डर के लिए ही काम कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसको खत्म करते हैं मैक्स वेबर को, फिर आगे चलते हैं। मैक्स वेबर का ये जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है, इसको आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इसको क्यों कहते हैं, पहले जरा आइडियल टाइप आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एन आइडियल टाइप, जिसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, कि ये किसी भी चीज के एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट को बताती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू गाइस टू क्रिएट एन आइडियल कार, ठीक है, तो आपके जहन में आइडियल कार की सबसे अहम बात क्या होगी? परपेचुअल मोशन, फाइन, ठीक है। परपेचुअल मोशन है या 100% एफिशिएंसी है, राइट? बट
इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है. लाइक यू कैन नॉट अचीव 100% एफिशिएंसी. आप नहीं कर सकते. Yes, you can achieve 70% of the efficiency, 80% of the efficiency, 90% of the efficiency. If you're so advanced, you can always achieve 99.99% of the efficiency, but you will never achieve the 100% of efficiency, right? This idea of creating a perfectly efficient car is ideal type. Yes. So this ideal type is always an idea. It will never turn into a reality. But what you have to do is always chase that idea. Do you get what I'm trying to say? That if you want to improve something to an extent that it becomes ideal, आप उसी को chase करते हैं because you know you'll never be able to achieve it, but that's what you strive for. तो और हमें नजर भी आती है कुछ आइडियल टाइप बातें हैं हमारे जो आइडिया दिया है मैक्स वेबर ने. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव क्लियरली डिफाइंड गोल्स दैट आर बेस्ट अचीव्ड इन फॉर्मल स्ट्रक्चर. डज एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज हैव क्लियरली डिफाइंड गोल्स? क्या उनका हमेशा फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है? नहीं. ये एक आइडियल टाइप बात है. ठीक है. बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज शेप्ड जस्ट बाय द फॉर्मल स्ट्रक्चर. और हमारा जो बिहेवियर है इट इज ऑलवेज स्ट्राइव टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाला हर बंदा एक फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन से चल के और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का जहन में रख के फैसले करता है? नहीं. उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं. ये भी एक आइडियल टाइप बात है. Efficiency is enhanced to an extent that organizational members follow the formal rules and policies of the organization. वो ये कह रहे हैं कि हम efficiency को enhance जब करते हैं किसी भी organization के अंदर तो people start following those rules and regulations और policies. क्या ऐसा होता है? No, ये भी एक extreme position. And finally, organization decisions are based on the survey of the relevant information and a calculation of cost and benefit. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फैसले लिए जाते हैं वो हमेशा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को देख के और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को देख के लिए जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती, बट आई एम आस्किंग यू कि क्या सिर्फ यही चीजें हैं जिनके थ्रू किसी भी एज इनके ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जाता है? नहीं. दिस इज व्हाट वी शुड स्ट्राइव फॉर. हमें फैसले बिल्कुल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस से करने चाहिए. हमें बिल्कुल फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए गोल्स को अचीव करवाना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की. बट बहुत ज्यादा और कोई मूविंग पार्ट्स भी तो होते हैं. ठीक है. चले अब मैं जरा इसको अब लेक्चर को समराइज कर देता हूँ. जितना भी हमने पढ़ा है 5 बजे इसको हम खत्म कर देंगे. आपका लेकिन इससे पहले अगर कोई सवाल है किसी भी चीज के बारे में तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. नैब की अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है? नैब की अकाउंटेबिलिटी प्रेसिडेंट के थ्रू होती है. अच्छा चले मैं आपको समराइज कर देता हूँ. वी स्टार्टेड विद द एंटी करप्शन स्ट्रैटेजी और नेशनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रैटेजी जो कि हमारे मुल्क में होनी चाहिए. मैंने आपको बताया कि उस नेशनल अकाउंटेबिलिटी स्ट्रैटेजी के 3 सतून क्या हो सकते हैं: स्टेट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के इदारे, नॉन गवर्नमेंट के इदारे.
फिर आपको मैंने बताया कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है जो 99 के अंदर लाया गया वो क्या है, उसके सी इन्वेस्टिगेटिव पावर, इंक्वायरी पावर। आप में से किसी ने मुझसे पूछा था इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है। आई होप वो क्लियर हो गया। अरेस्ट कब किया जा सकता है, किस तरीके से पूरे का पूरा प्रोसेस होता है, वो हमने डिस्कस किया। एंड देन वी डिस्कस्ड कि वो कौन से इंपॉर्टेंट सेलियंट फीचर्स हैं जो कि हर अकाउंटेबिलिटी की उसके अंदर होने चाहिए। तो वो कौन कौन से 3 सेलियंट फीचर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हमारी बननी चाहिए अकाउंटेबिलिटी की स्ट्रैटेजी। नंबर 1 इज प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग एंड कॉम्बैटिंग, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर उसके अलावा जो बाकी आगे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो कि इनसे थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू द नैब ऑर्डिनेंस, इंक्वायरी वो फेज होता है जिसमें आप कलेक्ट करते हो एविडेंसेस और आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन फेज के अंदर आप उस कलेक्टेड एविडेंस की वेरिफिकेशन करते हो ताकि उसको आप कोर्ट में पेश कर सको और इसमें आप बंदे को गिरफ्तार भी कर सको। दैट्स द डिफरेंस। देन वी स्टार्टेड विद ब्यूरोक्रेसी, लिटिल बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फिर हमने हिस्ट्री ऑफ ब्यूरोक्रेसी देखी कि कुछ मिसालें मैंने आपको दी कि कैसे उससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी। और उसके बाद आई टोल्ड यू कि कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं। वी टॉक्ड अबाउट हायरार्की, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, रिकॉर्ड कीपिंग, रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये सारी हमने बात की, स्ट्रक्चर की हमने बात की, और क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देन वी केम टुवर्ड्स द थियोरिस्ट्स ऑफ ये जो आपके हैं। तो इसमें हमने पहला भी मैक्स वेबर किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन यही है। ठीक है, जो बाकी 3 है वो इंपॉर्टेंट है बट इतना इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड इसको खत्म करके हमने आगे पब्लिक पॉलिसी भी शुरू करना है। इसको खत्म करने में, यस इट डज, हमने 3 थेरस खत्म करने हैं। पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी की हिस्ट्री क्या रही है हमने वो करना है। और फिर जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड या सिविल सर्विस से रिलेटेड बार बार रिफॉर्म्स की बात की जाती है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है, व्हाट नोट्स एंड आंसर्स ऑफ जीपीपी। देखिए, पहले ये कोर्स खत्म होने दीजिए, मैं जब आपको दूंगा ना क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए तो वो मैं देख लूंगा। ठीक है, यू कैन ईमेल मी। एनीथिंग एल्स? चलें, प्लीज बुक ले लीजिए। ठीक है, सिलेबस देखते रहा कीजिए। थोड़ी सी ना एफर्ट, आई रिक्वायर्ड एफर्ट, लिटिल बिट ऑफ एफर्ट फ्रॉम यू गाइस टू। किताब जरूर ले लीजिए आप एकेडमी वाली, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा हर जो किताब जो भी लिखी हुई है सिलेबस की उसके अंदर, वो सारी की सारी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जी जी, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। फैजान, आई विल organize an extra class, the last class in which we'll just talk about exam. सही है। रीडिंग जहां मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं दूंगा, लेकिन देखें पहले मैं रेगुलर रीडिंग्स देता था लेकिन अब मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि अब किताब बना दी है। ठीक है, तो प्लीज ले लीजिए, डिटेल उसी में ही है। ठीक है, ओके, चले, आई विल सी यू। हाफिज।